आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर इस वक्त लालू से जुड़ी हुई, रांची से बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई टल गई है। 9 अक्टूबर की अगली तारीख जब जमानत पर सुनवाई होगी और आधी सजा पूरी न होने का हवाला दिया गया, तो लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई टल गई है। 9 अक्टूबर की नई तारीख दी गई है जब इस पूरी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। आधी सजा पूरी ना होने का दिया गया है हवाला। लालू से जुड़ी रांची से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। केस का सेंटेंस खत्म होगा उसके बाद तब इसका शुरू होगा। ये सब दलील दिए जिसको कोर्ट ने नहीं माना उस चीज को। तो बेल मिलने के बाद क्या लालू प्रसाद यादव बाहर निकल सकते? नहीं, एक केस में और 7 साल की सजा है। हाँ। तो उसमें उसका जब हाफ होगा तब उसके बाद तब निकलेंगे। वो कब होगा? अब हमारे हिसाब से तो अक्टूबर में हो रहा था। हाँ। आज जज साहब ने जिस हिसाब से कैलकुलेट किया है, हाँ, उसको बैठ के कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको लगता है अक्टूबर या फर्स्ट वीक नवंबर तक में हो जाना चाहिए। हो जाए अगली सुनवाई 9 अक्टूबर। सर अगली बार आप लोगों को उम्मीद है कि जब 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा? हाँ, उस दिन हो जाएगी। कैलकुलेशन तब यहाँ पर कुछ मैंने हमारे और कोर्ट के कैलकुलेशन में कुछ काउंटिंग में गलत हुआ था। चलिए, भुवन हमारे साथ लगातार मौजूद है। भुवन, अंदर की बात बताएं। देखिए, ये सुनवाई चल रही थी और सुनवाई के दौरान जैसे ही कोर्ट ने ये कहा कि लालू जी की ओर से जो अपील की गई है जमानती याचिका की, कि उसमें जो हाफ सेंटेंस का जो मामला था उस का जब कैलकुलेशन की गई तो कहीं ना कहीं उसमें कमी आ गई और जिसके कारण से जो 26 दिन कम हुए, तो उस वजह से लालू प्रसाद को जो ये अब इंतजार करने का ये मौका मिला है और कहा गया है कोर्ट के द्वारा कि 26 दिन कम होने के कारण से इस की सुनवाई टलेगी। यानी कि 9 अक्टूबर को ये मामला रखा गया है सुनवाई के लिए और साफ तौर पर ये कहा गया है कि जिस तरह से आप लोगों ने कैलकुलेशन किया उसमें कैसे ये कमी पड़ गई। सीबीआई की ओर से भी पक्ष रखा गया कोर्ट के समक्ष में और साफ तौर पर सीबीआई ने इसका विरोध किया और कहा कि जो जिस तरह से एलिगेशन लगे हुए थे लालू प्रसाद के ऊपर में, उसके बाद जो सीबीआई कोर्ट ने जो जजमेंट सुनाया और उसमें 5 साल की सजा मुकर्रर की गई है, तो ये तमाम चीजों को सुनने के बाद कोर्ट ने ये फैसला दिया कि 9 अक्टूबर को इस मामले की आगे सुनवाई होगी और जो 26 दिन कम पड़ गए हैं, यानी कि कैलकुलेशन जरूर कर लेना चाहिए था और उसके बाद ही कोर्ट के समक्ष में जमानती याचिका को दाखिल करनी चाहिए थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भुवन हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो चारा घोटाले के 3 मामलों में लालू प्रसाद एक साथ सजा काट रहे हैं। देवघर कोषागार से 89,27,000 की अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 3.5 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में उन्हें झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई थी। जिस मामले में लालू की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, वो मामला चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है, जिसमें सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी। चलिए, रघुवंश बाबू की खबर पर चलते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन क्या रघुवंश प्रसाद सिंह ऐसे मान जाएंगे? न्यूज 18 के विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर है कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी से अपना चैप्टर क्लोज कर लिया। रघुवंश प्रसाद सिंह ने 30 शब्दों की चिट्ठी लिखकर अपना इस्तीफा आरजेडी अध्यक्ष को सौंप दिया, लेकिन इन 30 शब्दों में ही उन्होंने अपनी पूरी पीड़ा बयां कर डाली। हालांकि रघुवंश प्रसाद सिंह की चिट्ठी पर फौरन आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने भी चिट्ठी लिखकर रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाने की कोशिश की, लेकिन इन सबके बीच पार्टी का नेतृत्व कर रहे तेजस्वी यादव अब तक खामोश हैं। तेजस्वी यादव के फैसले से ही रघुवंश प्रसाद सिंह नाराज थे और इसी नाराजगी में उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया। रामा सिंह की आरजेडी में एंट्री का रघुवंश प्रसाद सिंह विरोध कर रहे थे। तेजस्वी यादव रघुवंश प्रसाद सिंह के इस विरोध पर खामोश थे और वो तभी भी खामोश रहे जब रामा सिंह ने पार्टी से एक व्यक्ति के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता वाला बयान दिया था। तेजस्वी तब भी चुप्पी साधे रहे जब तेज प्रताप यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह की तुलना समंदर के एक लोटा पानी से की थी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को इस्तीफे वाली चिट्ठी लिखने के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह ने दिल्ली एम्स से ही सीएम नीतीश कुमार को भी चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में सीएम नीतीश से कई मांगे की गई हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह की प्रमुख मांगे हैं
5 मांगों को हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि पहली मांग है गणतंत्र भूमि वैशाली में झंडोत्तोलन कराने से संबंधित। दूसरी मांग है 26 जनवरी को वैशाली में मुख्यमंत्री झंडा फहराएंगे। भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र को काबुल से मंगवाएं। मनरेगा कानून में किसानों के लिए संशोधन हो। मुजफ्फरपुर वैशाली में गंडक नहर पर पुल बने। जो ताजा पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को लिखा है, मनरेगा और विश्व की प्राचीनतम गणतंत्र वैशाली में झंडोत्तोलन और कई ऐसे सवाल जो जनहित से जुड़े हैं, निसंदेह वार्ता के लिए विचारणीय बिंदु है। आरजेडी की कथा और आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं की व्यथा बहुत ही दिलचस्प है। तेज प्रताप वरिष्ठ नेताओं को बारी बारी से अपमानित करते हैं। तेजस्वी यादव जो भविष्य के नेता प्रमोट किए गए हैं, वो चुप्पी साध लेते हैं और लालू जी क्राइसिस मैनेजमेंट करने उतर जाते हैं। एनडीए के लोग पहले अपने गिरेबान में झांके। जिस एनडीए ने अपने बुजुर्ग नेताओं को अपमानित किया, आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी, आदरणीय यशवंत सिन्हा जी, आदरणीय यशवंत सिंह जी, आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस जी, इन लोगों के साथ किसने किया था व्यवहार कि उनको अपमानित होना पड़ा। और कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने आरजेडी से रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफे वाली चिट्ठी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने चिट्ठी पर शक जताते हुए कहा कि रघुवंश प्रसाद आरजेडी और लालू प्रसाद से अपने रिश्ते को खत्म नहीं करेंगे हैं। और मेरी जो उनसे बात होती रही, मैं जितना जानता हूं उसमें मुझे लगता नहीं है कि इस चिट्ठी की सच्चाई पर ही हमको डाउट होता है। इस तरह का फैसला रघुवंश बाबू नहीं कर सकते हैं, मैं जितना जानता हूं। बाकी अब जब आईसीयू में हैं, मुलाकात हो नहीं सकती है, तो तब तक इस पे कुछ भी बोलना उचित नहीं है। इधर आरजेडी से रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफे और रघुवंश प्रसाद सिंह को लालू की चिट्ठी पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि रघुवंश प्रसाद पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद और रघुवंश प्रसाद सिंह के बीच अटूट रिश्ता है। या हम उस चिट्ठी के बारे में ज्यादा कुछ जानते भी नहीं, फिर लालू जी की चिट्ठी आई, ये साफ तौर पे बताता है कि दोनों के रिश्ते क्या है और उस रिश्ते की बुनियाद पे कुछ और नहीं हो सकता। रघुवंश बाबू कॉन्शियंस कीपर है हमारे दल के, और जैसा लालू जी ने कहा स्पष्ट शब्दों में, आप कहीं नहीं जा रहे, समझ लीजिए। जेल से रघुवंश प्रसाद की लिखी गई लालू की चिट्ठी पर जेडीयू ने सवाल उठाए हैं। पार्टी नेता नीरज कुमार ने इसे जेल मैनुअल का उल्लंघन बताया है और जेल अधीक्षक पर सवाल उठाते हुए चिट्ठी को अवैध करार दिया। सजा याफ्ता माननीय लालू प्रसाद जी, जेल में दरबार लगाने से मन नहीं भरा तो अब जेल मैनुअल की पुनः धारा 999 की धज्जी उड़ा दी। जेल मैनुअल की धारा 999 यह स्पष्ट कहता है कि राजनैतिक पत्र व्यवहार नहीं किया जा सकता है। जेल अधीक्षक ने कैसे अनुमति दी इसकी? यह एक गंभीर मामला है और कानून के हाथ लंबे होते हैं। 15 सितंबर को एलजेपी की अहम बैठक हो सकती है। इस बैठक में एलजेपी के मौजूदा और सभी पूर्व सांसद मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर, दिल्ली में होने वाली एलजेपी की इस बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। इससे पहले सोमवार को दिल्ली में ही हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में 143 सीटों पर चुनाव की तैयारी की चर्चा हुई। एनडीए में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने नहीं आया है और इधर जेडीयू से रिश्ते को लेकर एलजेपी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। ऐसे में एलजेपी की 15 सितंबर की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और रामविलास पासवान ने ट्वीट किया है और कहा है कि चिराग पासवान के हर फैसले के साथ वो मजबूती से खड़े हैं। रामविलास पासवान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुझे विश्वास है कि अपनी युवा सोच से चिराग पार्टी और बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। चिराग के हर फैसले के साथ मैं मजबूती के साथ खड़ा हूं। मुझे आशा है कि मैं पूर्ण स्वस्थ होकर जल्द ही अपनों के बीच आऊंगा। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिन के बिहार दौरे पर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि नड्डा की मुलाकात बिहार के सीएम और जेडीयू अध्यक्ष
नीतीश कुमार से होगी। इस दौरान सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बातचीत होने की संभावना है। पटना पहुंचने के बाद शाम 6 बजे बिहार बीजेपी कार्यालय में चुनाव संचालन समिति की बैठक करेंगे। अगले दिन यानी कि 12 सितंबर को सुबह 9 बजे मां पटन देवी के दर्शन करेंगे और उसके बाद प्रदेश कार्यालय से आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद नड्डा दरभंगा के लिए निकलेंगे और वहां मखाना और मछली उत्पादकों के साथ बैठक करेंगे। दरभंगा के बाद नड्डा मुजफ्फरपुर के सरैया के लिए रवाना होंगे, जहां लीची किसानों और महिला किसानों के साथ बैठक में शामिल होंगे। वापस पटना आने पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी के आवास पर बिहार कोर कमेटी की बैठक लेंगे। चुनावी तैयारियों की समीक्षा के बाद देर रात दिल्ली से लौट जाएंगे। इस दौरे में बिहार प्रभारी देवेंद्र फडणवीस भी साथ होंगे। जेपी नड्डा के कार्यक्रम के लिए पार्टी की तरफ से तैयारियां जारी हैं। सवाल है कि बिहार चुनाव किसके भरोसे, और इसी साल बिहार में चुनाव है और इस चुनाव में सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों के लिए चुनौतियां बड़ी हैं। एनडीए अपने स्टार कैंपेनर नरेंद्र मोदी पर भरोसा जता रहा है, वहीं सीएम नीतीश कुमार के सामने विपक्ष को बौना बताते हुए सत्ता में फिर से आने का दावा भी हो रहा है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को लेकर सत्ता पक्ष चिंतित है। विपक्ष एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को अपने लिए बड़ी संजीवनी मान रहा है। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इंटरनल सर्वे कराया है और यह सर्वे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, एमएलसी और प्रदेश उपाध्यक्षों के 90 लोगों की टीम ने किया है। सूत्रों की माने तो यह सर्वे 25 से 28 अगस्त के बीच किया गया। 3 दिन तक इस टीम ने मंडल स्तर तक जाकर यह जानकारियां इकट्ठा की हैं और इस सर्वे में जो रिपोर्ट बीजेपी के पास आई है वो चौंकाने वाली है। दरअसल बीजेपी के इस इंटरनल सर्वे में यह बात सामने आई कि बिहार में 15 साल से सत्ता के शीर्ष पर बैठे नीतीश कुमार के खिलाफ इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफी अधिक है। बीजेपी को छोड़ने, आरजेडी के साथ जाने और फिर आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ आने के फैसले के बाद नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर लोग संदेह करने लगे हैं। और इसके अलावा सर्वे में यह बात भी सामने आई है कि नीतीश कुमार के इस कार्यकाल के 5 साल के काम से लोग खुश नहीं हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी की इस सर्वे टीम ने अपनी रिपोर्ट बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव और सुशील मोदी को दी और दोनों नेताओं ने इस पर चर्चा की है। यही वजह है कि बीजेपी ने इस चुनाव में यह तय किया है कि वो ज्यादा जोर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर देंगे। बीजेपी का इस बार का चुनावी नारा भी प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर बिहार दिया गया है। बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने दावा किया है कि इस बार भी एनडीए की जीत बिहार में तय है। लोगों की अपेक्षाएं इसी सरकार से है, ये काम करने वाली सरकार है, तो अपेक्षा निश्चित रूप से इस सरकार से होगी। लेकिन उसके बावजूद भरोसा भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, नीतीश कुमार पर और एनडीए की सरकार पर। निश्चित तौर पर हम जो जनता का भरोसा है उस भरोसे पर खरा उतरने का काम करेंगे और फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। तो बिहार में एकमात्र नेता नीतीश कुमार जो नीति और नियत दोनों ठीक है, उनको जो बोलते हैं वही करते हैं, इसलिए पूर्ण विश्वास जनता का रहता है, उन पर आशा और विश्वास रहता है कि नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं सो करते हैं। और किसान को पूर्ण विश्वास है कि आने वाला समय में हमको खेत में पानी पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी करेंगे। इसलिए नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता बढ़ी है, न कि घटी है। हम बहुत पहले कह चुके हैं, लेकिन लोग कहता था कि आरजेडी बोल रहा है इसलिए उनके खिलाफ में बोल रहा है। लेकिन आज सर्वे आप लोग भी कीजिएगा, जो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, आज पूरे बिहार का और किसी जाति बिरादरी से कराइएगा तो उनके प्रति लोगों का आक्रोश है। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो धनी मनी हो, मध्यम वर्ग के लोग हो, मजदूर हो, किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, सबके साथ उन्होंने छलने का काम किया है। इसलिए सब पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है। हड़ताली कर्मचारियों ने गर्दनीबाग के निगम कार्यालय के पास हंगामा किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हड़ताली कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक उनकी सेवा नियमित नहीं होगी तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। दूसरे दिन भी दैनिक सफाई कर्मी हड़ताल पर है और हड़ताली कर्मी लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा सरकार के द्वारा, तब तक निगम कर्मचारी हड़ताल पे रहेंगे। क्या डिमांड है आप लोगों का? सारे 4300 दैनिक कर्मचारियों को अस्थायी किया जाए। पूरे कोरोना में सारा निगम कर्मचारी है, सारे जगह का कोरोना सैनिटाइज निगम कर्मचारी द्वारा ही किया गया।
सारी सफाई व्यवस्था जो है पटना बिहार सरकार की, सारी सफाई व्यवस्था निगम कर्मचारी ही करते हैं। आज देखिए 2 दिन से निगम कर्मचारी हड़ताल पे हैं, तो सारा पटना नर्क बन चुका है। जो भी पटना में बीमारी फैलेगी उसका जिम्मेवार नगर विकास मंत्री होंगे। जो 2 महीना 3 महीना वो जो फरमान निकालते हैं कि 2 महीना बढ़ा दिया गया, 3 महीना बढ़ा दिया गया, सारी कर्मचारी में आक्रोश पैदा कर दिए। सारी इसका जवाबदेही नगर विकास मंत्री का है। और हम लोग दैनिक कर्मचारी जो 14 वर्ष 12 वर्ष से खटते आ रहा है उसको कह रहा है कि आउटसोर्सिंग करेंगे, दलितों के साथ शोषण करना है। वार्ता हुई कि नहीं? नहीं, अभी तक कोई पदाधिकारी हमारे विभागीय या कोई राज्य मंत्री कोई कल मेयर से बातचीत हुई आप लोगों की, क्या कोई ठोस नतीजा नहीं निकला? नहीं, हम लोग कोई मेयर से बात नहीं हुआ है। हम लोग मेयर से कहीं कोई बात नहीं हुआ है। अभी हड़ताल पर? हाँ, निश्चित कहीं हड़ताल पर हम लोग रहे। जब तक हमारा दैनिक कर्मचारी 4300 अस्थायी नहीं हो जाता है तब तक हम लोग जमे रहेंगे। देखिए, आज चुनाव नजदीक है ना। 8 फरवरी 2020 को जो वार्ता हुई थी उसमें नगर आयुक्त थे, सीता साहू थे, हमारे यूनियन के नेता भी थे, सारा चीज बातचीत हुई थी। उन्होंने पटना से सटे नीरपुर गांव के लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। ग्रामीण अपने गांव के विकास की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव तक पक्की सड़क नहीं पहुंच पाई है। जो सड़क है उस पर चलना मुश्किल है। स्थानीय विधायक श्याम रजक और स्थानीय सांसद रामकृपाल यादव ने ग्रामीणों से कई बार गुहार भी लगाई ग्रामीणों ने, लेकिन किसी ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। रोड नहीं है हम लोग का, जो आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। अभी मान ली लॉकडाउन है तो बच्चा लोग स्कूल नहीं जा रहा। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चे के साथ होगा। सबसे ज्यादा हमारे गांव के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिहार सरकार से हम यही मांग करते हैं कि हमारा रोड काहे नहीं बन रहा है। बिहार झारखंड का बॉर्डर है, उधर काम होता है, इधर काम होता है, इधर काम होता है, लेकिन हमारे गाँव में विकास का काम क्यों नहीं होता है? करीब करीब 73-74 बरस से रोड नहीं बना है। रोड नहीं बना है। क्या स्थिति है? क्या स्थिति? आने जाने बाल बच्चा बूढ़ा जवान सबको तकलीफ होता है, इसलिए रोड बन जाना जरूरी है और अवश्य है। गोपालगंज में सेल्फी लेने के दौरान 17 साल के एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि माझागढ़ के इमलिया गांव का हिमांशु कुमार लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ सेल्फी ले रहा था। इसी दौरान रिवॉल्वर से गोली चल गई। परिजन हिमांशु को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। हिमांशु कुमार कोटा में रहकर मेडिकल की पढ़ाई करता था। लॉकडाउन के कारण घर आया था और इस दौरान सेल्फी के शौक ने उसकी जान ले ली। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं हिमांशु ने खुदकुशी तो नहीं की। अब हम लोग को पता लगा कि उनके लड़के को गोली लग गया है। सेल्फी लेने के चक्कर में बच्चा सब खेल रहा था, लग रहा है उसी में लग गया। लाइसेंसी। और न्यूज 18 लगातार आपसे अपील करता रहा है कि सेल्फी संभल कर लें, दिखावे के चक्कर में जान मत गंवाइए। लाइक से ज्यादा जरूरी है लाइफ। खतरनाक स्टंट और हथियारों के साथ सेल्फी को कहें ना। खतरनाक सेल्फी लेने वालों का मनोबल ना बढ़ाएं। मुजफ्फरपुर के द्विघरा कांड में और कारोबारी की अगवा बेटी को बरामद करने के बाद पुलिस ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एसएसपी जयंतकांत ने डकैती की घटना को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि 4 सितंबर को जिस डकैती की बात को लेकर रोड जाम किया गया था वो वारदात नहीं हुई थी, बल्कि लड़की को एक युवक बहला फुसला कर ले गया था। मुजफ्फरपुर पुलिस टीम ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर दोनों को एक घर से बरामद किया। एसएसपी ने बताया कि छात्रा से पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। उसका बयान कोर्ट में दर्ज कराया जा रहा है और छात्रा के बयान के आधार पर इस मामले के रहस्य से पर्दा उठ जाएगा। एक जान पहचान के लड़के के साथ में घर से गई थी। उस मामले में ही वही बात आई है अभी तक के, वो भी 2 सितंबर को लड़की अपने घर से चली गई थी। उस लड़के की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा था कि घर में डकैती के दौरान काफ़ी गहना सामग्री लूट ली गई थी। तो लड़की से जो हम लोगों ने पूछा है उसमें उसने बताया है कि 9,000 रुपये वो लेके गई थी, जबकि पूर्व में एफआईआर में इसको अन्य माध्यमों से 50,000 रुपये और गहनों की जानकारी आई थी, लेकिन ऐसी बात भी सत्यता से परे निकली।